गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी एमकॉम ईबीएसटी का दूसरा टॉपिक रिस्क एंड रिटर्न इन द सब्जेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज द पोर्टफोलियो एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो हम इस तरह से बनाते हैं कि हमारी रिस्क को कम से कम किया जा सके और रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, मिनिमाइज कर सके हम रिस्क को और मैक्सिमाइज कर सके रिटर्न को। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होती है और रिटर्न क्या होती है। सो concept of risk. What is risk? Basically, risk is the possibility of loss, or we can say that it is the possibility of injury, the degree or the probability of such loss. Basically, कि लॉस होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं, वो एक तरह से हम उसको रिस्क का नाम दे सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, risk means variability of possible return associated with an investment. जब भी हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस जब किया जा रहा है, तो रिस्क का मतलब हो गया जो भी उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली रिटर्न है उसमें कितना वेरिएशन है। रिटर्न जो भी रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली है उसमें जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उसमें रिस्क उतनी ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। In other words, हम कह सकते हैं risk refers to the chance that the actual return from an investment will differ from the expected return. जो भी रिटर्न हमने एक्सपेक्ट की है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से और एक्चुअल में हमें जो रिटर्न मिल रही है, उन दोनों में जो डिफरेंस है उसको भी हम रिस्क कह सकते हैं। सो investments having greater chance of variations are considered more risky. जिन भी इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को हम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करते हैं। और जिन इन्वेस्टमेंट्स में वेरिएशंस के चांसेस कम होते हैं, दोज इन्वेस्टमेंट विल बी लेस रिस्कियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स ज़्यादा रिस्की हैं इन कंपैरिजन टू डिबेंचर्स। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. सो रिस्क इज अ सिचुएशन where probabilities can be assigned to an event on the basis of fact and figures available regarding the decision. रिस्क हम उस सिचुएशन को बोलेंगे जहां पे हम फैक्ट्स और फिगर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे किसी भी इवेंट को प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकें कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस इन्वेस्टमेंट इज 10% रिस्कियर, तो उसमें 10% रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो 10% हमने कैसे जज किया? on the basis of facts and figures available. While uncertainty is a situation where either facts and figures are not available, जहाँ पे हमारे पास facts और figures available नहीं है और हम कोई भी probability assign नहीं कर सकते कि वो कितना परसेंट रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, तो उस सिचुएशन को हम अनसर्टेनिटी बोलेंगे। तो बेसिकली जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल, तो वो सिचुएशन को हम कंसिडर करेंगे रिस्क। और जहाँ पे हमारे पास में कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज असाइन नहीं कर सकते, वो हमारी सिचुएशन होगी अनसर्टेनिटी वाली। In portfolio management, there is no distinction between risk and uncertainty, both the terms used interchangeably. So, in the subject like portfolio management, यहाँ पे risk और uncertainty में कोई difference नहीं है, कोई distinction नहीं है. Both the terms can used interchangeably. एक term की जगह हम दूसरी term भी use कर सकते हैं. Now, अब जो रिस्क है वो कितने तरीके की होती है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो बेसिकली जो रिस्क है उसमें 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड द अदर वन इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? Systematic risk refers to
that portion of investment that portion of variation in return caused by factors that affect the price of all securities. So basically systematic risk क्या है? Systematic risk is that proportion of variation in return, जो भी रिटर्न्स में वेरिएशन हो रहा है, that is caused by factors that affect the price of all securities. वो factors जो सारी सिक्योरिटीज की प्राइस को अफेक्ट करते हैं. सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. सिस्टमैटिक रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते. दिस टाइप ऑफ रिस्क विल अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. अब सिस्टमैटिक रिस्क क्यों अराइज होती है? कुछ उसके रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सिस्टमैटिक रिस्क अराइज होती है. तो रीजंस आर लाइक मार्केट रिस्क, interest rate risk, purchasing power or inflation risk, etc. So now what is market risk? Market risk refers to variability in return due to change in market price of investment. Market risk वो risk होती है जो रिटर्न में जो वेरिएशंस आते हैं वो मार्केट इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस चेंज होने की वजह से आ रहे हों. तो अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस चेंज होने की वजह से उसके रिटर्न में जो भी वेरिएशंस आते हैं, जो भी वेरिएबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क अटैच्ड विद दैट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज interest rate risk. What is interest rate risk? It refers to variability in return caused by the change in level of interest rates. इंटरेस्ट रेट्स के लेवल में चेंजेस होने की वजह से जो रिटर्न है उसमें जो वेरिएशंस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क. नाउ द अदर वन इज परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क. द इन्फ्लेशन रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर. सो परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क क्या होती है? It refers to the uncertainty of purchasing power of cash flows to be received from the investment. उस particular investment से जो भी कैश फ्लोज रिसीव होने वाले हैं उसकी जो परचेजिंग पावर है, उस कैश फ्लो की जो परचेजिंग पावर है उसमें जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से जो रिस्क राइज होती है, दैट इज नोन एज परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क. The inflation risk is related to interest rate risk. जो inflation risk है, that is also related to interest rate risk because as inflation increases, interest rate also tends to increase. जैसे जैसे inflation बढ़ता जाएगा, interest rate भी बढ़ती जाएंगी. The reason being that the investor want an additional premium for inflation risk. जो भी investor होगा, inflation risk के बदले he wants additional premium, extra उसको benefit उसके लिए चाहिए होगा. Now the another risk is unsystematic risk. Unsystematic risk refers to that portion of the risk which is caused due to factors unique or related to firm or industry. किसी भी particular firm और industry से related होती है ये unsystematic risk. It can be eliminated by diversification of portfolio. इसको हम portfolio को diversify करके भी eliminate कर सकते हैं. Like diversification means हमारे पोर्टफोलियो में हमने अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज, अलग अलग कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमने इन्वेस्ट किया है. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके हम ये हमारी जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. This risk will arise due to the following reason. जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसके होने के जो रीजंस हैं वो हैं, फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क. अब ये बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क कॉज्ड बाय ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस है उसका जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ये रिस्क होती है. इट अराइजेस फ्रॉम द इनेबिलिटी ऑफ द फर्म टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, the growth और stability of the return. जो भी firm और industry है that is not able
टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, वो अपना कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन नहीं कर पा रही है, अपनी ग्रोथ नहीं देख पा रही है, अपनी अर्निंग्स को स्टेबल नहीं कर पा रही है. Variation occurring in the operating environment is reflected on the operating income and expected dividends. जो भी वेरिएशंस हो रही है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की वजह से, वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? उस पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर कंपनी की ऑपरेटिंग जो इनकम है वहां से और उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से हमें पता चल जाएगा. अब ये जो बिजनेस रिस्क है ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट इज इंटरनल बिजनेस रिस्क एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क. Internal business risk is associated with operational efficiency of the firm. Operational efficiency differs from firm to firm and caused by fluctuation in sales, research and development expenditure, personnel management, fixed cost, etc. So the efficiency of operation is reflected in the firm's environment of its preset goals and the fulfillment of the promises to its investors. And the external business risk is the result of operating conditions imposed on the firm by circumstances beyond its control. जो भी circumstances पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर फर्म के कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल के बाहर है, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क. और एक्सटर्नल रिस्क के फैक्टर्स हैं social and regulatory factors, monetary and fiscal policies of the government, business cycle, general economic environment, etc. And the other one is financial risk. Financial risk refers to the degree of leverage or degree of debt financing used by the firm in the capital structure. कि फर्म ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डिग्री ऑफ डेट यूज किया है, मतलब डेट फाइनेंसिंग कितनी है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में. Thus financial risk is associated with the capital structure of the firm. कि पर्टिकुलर कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फ्रेम किया गया है. A firm with no debt financing has no financial risk. अगर किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेट नहीं है तो there will be no financial risk. Now return. रिस्क के बाद बात आती है रिटर्न की. व्हाट डू यू मीन बाय द रिटर्न? सो जब भी हम किसी भी सिक्योरिटीज में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो द मेन एम बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग इज टू गेट द रिटर्न. So return is the motivating force and the principal reward in the investment process. Investment decisions are based on expected return, which is different from historical returns. जो investment decisions होते हैं हमारे वो based होते हैं expected return पे. So what is expected return? Expected return is the return from an investment in the cash inflows in terms of dividend, interest, bonus, capital gains, etc. कि हमें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से क्या कैश इनफ्लो मिल रहा है. कैश इनफ्लो मतलब हमारे पास क्या पैसा आ रहा है. तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा? इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड. अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो, वरना बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट, बोनस, कैपिटल गेन्स, एक्सेट्रा. द हिस्टोरिकल ऑफ रियलाइज रिटर्न. अब हिस्टोरिकल रिटर्न क्या होती है? It is the return which was actually earned in the form of dividends, interest and capital gain due to price changes. जो भी प्राइस चेंज हुई है उसकी वजह से जो भी हम अर्न कर रहे हैं that is known as historical return, or which is also known as realized return, which is actually realized due to changes in the prices. It may be more or less than the expected return. जो हमारी realized return है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. तो रियलाइज रिटर्न को हमको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इनकम अर्न, जिस भी फॉर्म में हम इनकम अर्न कर रहे हैं, वेदर इट विल बी डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, प्लस एंडिंग प्राइस माइनस बिगनिंग प्राइस, दैट इज प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, और माइनस करेंगे उसमें से प्राइस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय द बिगनिंग प्राइस, एंड वी विल मल्टीप्लाई दैट दिस फॉर्मूला बाय 100 so that we can get the return in percentage. Then next is required or fair return. So required or fair return of the security is the return that market deems appropriate for a given level of
रिस्क जिसके लिए मार्केट को लगता है कि इस पर्टिकुलर रिस्क को लेने के लिए इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड और फेयर रिटर्न. The total return from a security comprises of two components, that is जो भी हमारे को टोटल रिटर्न मिलता है किसी भी सिक्योरिटी से, उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स, पीरियड वाइज हमें जो भी कैश रिसिप्ट्स मिल रही हैं, प्लस चेंज इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी सिक्योरिटी की प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं. तो जो भी एक तो हमें पीरियोडिक इनकम्स मिल रही हैं प्लस चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. The next topic is risk aversion and risk premium. So there are different types of investment, bear different degrees of risk. अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट में अलग अलग डिग्री ऑफ रिस्क होती है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स आर कंसिडर्ड एज रिस्कलेस. अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज रिस्कलेस. उसमें कोई रिस्क नहीं होती बिकॉज देर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और इनकम वेरिएशन. उसमें ज्यादा कुछ इनकम वेरिएशंस भी नहीं होते. whereas other securities like equity shares have high degree of risk. और अगर हम equity shares में investment करते हैं तो there is a high degree of risk. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. hence investors may differ with respect to risk return relationship. तो यूजुअली कॉमन इन्वेस्टर हैव थ्री पॉसिबल एटीट्यूड्स. जो भी कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उनके तीन पॉसिबल एटीट्यूड्स होते हैं टू अंडरटेक रिस्की कोर्स ऑफ एक्शन. फर्स्ट इज एन एवर्जन टू टेक रिस्क, कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेने से भागते हों. सेकेंड इज अ डिजायर टू टेक रिस्क, कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, विलिंगली दे आर taking risk. And the other one is an indifference to take the risk. So accordingly इन तीनों जो पॉसिबल एटीट्यूड्स हैं उनके बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है. द फर्स्ट वन इज रिस्क एवर्स ग्रुप. इसमें वो वाले इन्वेस्टर्स आएंगे जो रिस्क नहीं लेना चाहते. सेकेंड वन इज रिस्क सीकर्स ग्रुप, जो इन्वेस्टर्स are ready to take the risk. And the third group is risk neutral group. In this group these investments require a sufficient return for taking risk. जितना भी वो रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर उनको sufficient रिस्क चाहिए. वो ना तो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं फॉर अ गिवन रिस्क और नॉट रेडी टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क, और ना ही एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न. सो thank you everyone.